सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसमें आज समझें कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो इसमें उदाहरण जिम्बाब्वे का समझें। जो जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकप्रिय थे इसलिए बार बार जीतते थे, जो हमेशा जीतते थे। उसके लिए वो क्या करते थे, चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। तो ये लोकतंत्र के हिसाब से गलत था। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, तो ये भी गलत था, और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतंत्र सरकार में जनता जो है, यदि सरकार का काम उसे पसंद नहीं आता है तो वो आंदोलनों के माध्यम से जनता का विरोध सरकार का विरोध कर सकती है। लेकिन इनके टाइम में ऐसा नहीं, इन्होंने जो है इसको गैर कानूनी बता दिया। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, यानी राष्ट्रपति की आलोचना कोई नहीं कर सकता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे, यानी जनता अपने विचार व्यक्त टेलीविज़न या समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं कर सकती थी। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण यह बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, क्योंकि जनादेश के आधार पर ही सरकार बनती है। लेकिन मनमानी तरीके से जनादेश प्राप्त करना और मनमानी करना, ये लोकतंत्र के लिए गलत बात है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है, लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, जैसा कि हमने अभी जिम्बाब्वे के लोकतंत्र में देखा। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी जनता को इतनी स्वतंत्रताएं लोकतंत्र में मिलनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए, और इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। न्यायपालिका के आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है, और इसी के लिए संविधान बनाया जाता है, जिससे वो संविधान के हिसाब से काम करे, मनमानी न कर पाए। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है, और हर प्रमुख फैसला
लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं और ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे अपन। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, यानी मनमानी नहीं कर सकती। अब देखिए परिभाषाओं का सारांश, यानी 4 विशेषताएं हम लोगों ने देखी लोकतंत्र की। अब इनको संक्षेप में समझें। अब तक हुई चर्चा से हमने लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी जनता करती है। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया और इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें पहली विशेषता लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरी विशेषता चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं, यानी इतने विकल्प रहते हैं जनता के पास। और तीसरी विशेषता यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। और इस चौथी विशेषता है इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने 4 विशेषताएं लोकतंत्र की देखी, इससे जो है लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए आप लोग और इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से करें जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है और इनको आपको जो है मेल करना है विशेषता से जो है। जैसे भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे। तो इस तरह से इनको आप मतलब किस विशेषता से मेल कर रही हैं ये उदाहरण, ये आपको देखना है। बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। नहीं हुआ बंद, वैसे ही करो ले, वो नहीं होगा। हमसे नहीं हो रहा। चलो थोड़ी कछु आवाज चली हुई लेकिन वो तो हैंग ही कर गया होगा जने का हो। वही हम कह रहे कि जो बोल रहे थे सो